Yes, our next heading is chest injury, right? चेस्ट इंजरी या चेस्ट ट्रॉमा के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, इमरजेंसी का टॉपिक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का टॉपिक है। चेस्ट ट्रॉमा या चेस्ट इंजरी का मतलब ये है कि सडनली शॉक, सडनली फोर्स चेस्ट पे आना, वो फोर्स ट्रॉमा करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। ट्रॉमा दो तरह का हो सकता है, या तो जो एक्सीडेंट है वो दो तरह का हो सकता है, इंजरी दो तरह की हो सकती है। एक तो होता है ब्लंट ट्रॉमा, मीन्स यदि चेस्ट पे क्या हो, फोर्स हो, और फोर्स हो लेकिन बाहर से कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो, स्किन डैमेज ना हो, ठीक है, स्किन डैमेज ना हो, ब्लीडिंग ना हो, और बाहर से हमें ट्रॉमा दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंटरनल उसे चोट जरूर लगी हुई होती है। आर्टरी, ब्लड वेसल्स या लंग्स या हार्ट रिलेटेड स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये स्किन को पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, स्किन को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरह का ट्रॉमा कहलाता है ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। जैसे कि आपने अपने हैंड से किसी के चेस्ट पे पुश कर दिया और धक्का दे दिया फाइटिंग के दौरान, और उसके चेस्ट के अंदर डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज आपको बाहर से दिख नहीं रहा है। ओके, तो इस तरह का जो ट्रॉमा है वो है ब्लंट ट्रॉमा। और यदि एक्सीडेंटली जो ट्रॉमा होता है, जो जैसे कि नाइफ अटैक हो गया या बाइक एक्सीडेंट हो गया, कोई रॉड वगैरह चेस्ट के अंदर इंसर्ट हो गई, ठीक है, तो उस कारण से ब्लीडिंग भी होगी, स्किन डैमेज भी होगा, बाहर से इंजरी हमें दिखती भी है, और ये इन्वेजिव टाइप का ट्रॉमा है, ठीक है। और इस तरह के ट्रॉमा को हम कहते हैं पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा, राइट, ब्लंट ट्रॉमा और पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा। अब यहाँ पे जो इंजरी है वो इस इंजरी के अंदर रिब फ्रैक्चर हो सकते हैं, लंग्स रप्चर हो सकते हैं, प्लूरल स्पेस वगैरह टीयरिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी टीयरिंग हो सकती है, और स्टर्नम वगैरह फ्रैक्चर हो सकती है, और हार्ट रिलेटेड फंक्शन के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो सिम्टम इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन डैमेज हुए हैं और क्या लेवल पर, क्या डिग्री पर वो डैमेज हुए हैं। तो इस तरह से चेस्ट इंजरी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि चेस्ट इंजरी कैन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट पेनेट्रेशन ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट इनटू द चेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का चेस्ट पे एकदम से फोर्सफुली आना चेस्ट इंजरी कर सकता है। दिस टाइप ऑफ द इंजरी कैन आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लंट ट्रॉमा। ऐसा इंजरी जो कि बाहर से यदि फोर्स करे लेकिन स्किन को डैमेज ना करे, तो उस तरह के ट्रॉमा को हम ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। और यदि चेस्ट वॉल इंजर्ड हो जाए, बाहर से ब्लीडिंग हो, ठीक है, और फ्रैक्चर वगैरह या हमको वुंड अपीयर होता है एंटेरियरली या पोस्टेरियरली चेस्ट पर, तो ये एक तरह से पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा है, ठीक है। पर्सन विद द चेस्ट इंजुरी हैज डैमेज टू द स्ट्रक्चर इन द चेस्ट एंड कॉज्ड बाय द इंजुरी। माइनर इंजुरीज में cause the bruise to the chest and while severe injury may also damage the lungs or heart। छोटी छोटी इंजुरीज जो रहती है वो स्मॉल लिगामेंट्स या बोन फ्रैक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो बड़ी इंजुरी रहती है वो लंग्स को भी रप्चर कर सकती है या हार्ट को भी रप्चर कर सकती है या डैमेज कर सकती है। और वाइटल ऑर्गन्स रिलेटेड यदि डैमेज होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है या कार्डियक अरेस्ट इसमें आ सकता है, या ब्रेन डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया चेस्ट इंजरी का इंट्रोडक्शन। कॉजेज, चेस्ट इंजरी क्यों होती है, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी, राइट। तो इटियोलॉजी के अंदर जैसे कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, या कार वगैरह से जितने भी व्हीकल हैं उनसे एक्सीडेंट हो जाना। इसके बाद है फॉल, गिर जाना, ठीक है, अल्टरकेशन, ठीक है, और स्पोर्ट्स इंजरी। अल्टरकेशन एक आप मीनिंग देख लेना, इसका जनरल इंग्लिश है, ये मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल इंजरी, इसके बाद नाइफ वुंड, ठीक है, नाइफ अटैक होना या गन शॉट वुंड होना, ये सब चेस्ट इंजरी कॉज कर सकते हैं। टाइप ऑफ द चेस्ट इंजरी, कैसे चेस्ट इंजरी को किस तरह से डिवाइड किया गया है या किस तरह से उसके टाइप कर रखे हैं या क्लासीफाई कर रखा है।
तो चेस्ट इंजरी के अंदर चेस्ट कॉन्ट्यूजन, पहला तो चेस्ट पे कंप्रेशन आना, ठीक है, इसको हम कहेंगे चेस्ट कॉन्ट्यूजन कहेंगे। ब्लंट ट्रॉमा में चेस्ट कॉन्ट्यूजन होता है, ठीक है। दूसरा है रिब फ्रैक्चर, रिब फ्रैक्चर भी हो सकती है, जैसे कि सीपीआर वगैरह देते हैं उसमें रिब फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, राइट। न्यूमोथोरेक्स का मतलब यह है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या हो जाना, न्यूमो इकट्ठा हो जाना। न्यूमो मीन्स रिलेटेड टू द एयर, यदि उसकी जगह फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या सीरस इकट्ठा हो जाता तो हाइड्रोथोरेक्स कहलाता, राइट। और इसके बाद है मायोकार्डियल कॉन्ट्रूशन, ठीक है। जिस तरह से चेस्ट के अंदर कंप्रेशन आ रहा है, कॉन्ट्यूजन हो रहा है, वैसे हार्ट के मायोकार्डियम लेयर के अंदर भी कॉन्ट्यूजन आ जाना, कंप्रेशन आ जाना, क्रशिंग आ जाना, उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्यूजन। और पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन, पल्मोनरी आर्टरीज रिलेटेड भी कॉन्ट्यूजन यदि आ जाता है, लंग्स रिलेटेड कॉन्ट्यूजन आ जाता है तो उसको हम पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन कहते हैं। ये सब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरी। इसके बाद बात करते हैं हम चेस्ट इंजरी के सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सिम्पटम, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सिंपल सा है, चेस्ट पेन तो होगा ही, ब्लीडिंग होगी। चेस्ट पेन जब हम बोलेंगे, यदि माइनर इंजरी है, ब्लंट ट्रॉमा है, किसी फ्रेंड सर्कल में फाइटिंग हो गई या और मजाक में यदि धक्का दे दिया और उसे ब्लंट ट्रॉमा है, माइनर इंजरी है, तो हो सकता है कि वो बोलते समय जो सांस ले रहा है उसके अंदर उसे पेन फील आए इन्फ्लामेशन के कारण से, राइट। इसके बाद है चेस्ट पेन व्हेन कफिंग, जब कफ करेंगे तब भी चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि चेस्ट को कफिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रेस चाहिए, बिल्कुल मसल का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए रिफ्लेक्स बनाने के लिए, और यदि उसमें इन्फ्लामेशन है, इंजरी है, तो वो पेन क्रिएट करेगा। इसके बाद पेन व्हेन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए शार्प, पेन जो है वो तीखा पेन भी उसे महसूस हो सकता है, चुभाने वाला पेन, शार्प पेन उसे महसूस हो सकता है, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ भी सकता है, या चेस्ट के मूवमेंट करने से पेन के सिम्टम बढ़ सकते हैं। चेस्ट कॉन्ट्यूजन, जिसके अंदर ब्रूशिंग ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के अंदर जो स्मॉल लिगामेंट्स और स्ट्रक्चर जो रहते हैं पाउच रिलेटेड या उनके टिश्यू का टीयरिंग होना, ठीक है, वो कहलाएगा ब्रूशिंग। इसके बाद है स्वेलिंग ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल सूजन बढ़ सकती है उस पर, और माइल्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और बैक पेन, ये सब सिम्टम्स किसके हैं, चेस्ट इंजरी के। नेक्स्ट है चेस्ट सिम्टम्स ऑफ द सीवियर चेस्ट इंजरी। अभी तक जो देखे थे ये माइनर चेस्ट इंजरी के थे, अब है सीवियर चेस्ट इंजरी। सीवियर चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट, फेंटनिंग मीन्स ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होना, राइट, एब्डोमिनल पेन होना, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, चबाने के अंदर प्रॉब्लम आना, निगलने के अंदर प्रॉब्लम आना, ठीक है, भोजन निगल रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आना, खाने में प्रॉब्लम आना, राइट, खाने का जो निवाला है उसको उतारने में प्रॉब्लम आना। इसके बाद सीवियर डिफिकल्टी ब्रीदिंग द रीब रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, यूज ऑफ द असेसरी मसल, ठीक है, असेसरी मसल जैसे कि बोलने में प्रॉब्लम आना, टंग मूवमेंट के समय प्रॉब्लम आना, राइट, इस तरह से ये प्रॉब्लमें आ सकती है सीवियर इंजरी के अंदर। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की बात करें तो एक्सीडेंटल यदि पेशेंट यदि चेस्ट इंजरी वाले आते हैं तो उनको एब्डोमिनल टेंडरनेस चेक की जाती है, पेट पे टच करने से पेन तो नहीं हो रहा है, चेस्ट पे टच करने से पेन तो नहीं हो रहा है, चेस्ट पे ब्रूसिंग तो नहीं है, या लेसरेशन या छील वगैरह तो नहीं गया है, ठीक है, स्किन इंजरी तो नहीं है चेस्ट की, स्वेलिंग तो नहीं है चेस्ट पर, ठीक है, डिक्रीज्ड लंग साउंड यदि कम तो नहीं हो गए, ब्रीदिंग साउंड कम तो नहीं हो गए, विसल साउंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई रिलेटेड यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो विसल साउंड भी आ सकते हैं, ब्लड वगैरह क्लॉट है रेस्पिरेटरी में या एक्सेसिव म्यूकस वगैरह ओक्यूमुलेटेड है तो वीजिंग साउंड भी आ सकते हैं। डिफरेंट ब्लड प्रेशर बिटवीन एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द वन आर्म, एक आर्म के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, क्योंकि एक आर्म के अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली जो भी आर्टरी वो ब्लॉक हो गई है चेस्ट इंजरी के कारण से, इसलिए एक आर्म के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरी या वेन का ब्लॉक हो जाने से, राइट। इस तरह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, बीपी हाई भी हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई शॉक के कारण से होता है, टेंशन के कारण से, घबराहट के कारण से हो सकता है हाई, और लो ब्लीडिंग के कारण से हो सकता है। नेक्स्ट रैपिड पल्स हो सकती है, साइन ऑफ द सीवियर डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड साइनोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आपको याद करने, ये फिजिकल फाइंडिंग्स है जो कि आपको डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के समय चेक करनी है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो भी सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को चेक करना है। इसके बाद जो
रिलेटेड स्टडीज़ रहती है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की स्टडी रहती है, वो रहती है CBC, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह हुई है तो RBC कम पड़ सकती हैं, उस चीज़ को चेक किया जाता है। यदि इन्फेक्शन है तो WBC बढ़ सकती है, वो चीज़ चेक की जाएगी। ESR चेक किया जाएगा, ठीक। यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाएगी, ECG, ठीक है। ये EKG या ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाएगी, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, कार्डियक एंजाइम्स देखे जाएंगे। यदि हार्ट में डैमेज है, हार्ट की मसल्स डैमेज हुई है तो वो कार्डियक एंजाइम्स जैसे कि ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T वगैरह, CKMB वगैरह एबनॉर्मल इसमें हो सकते हैं, जो कि MI के अंदर भी होते हैं एबनॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे भी चेस्ट इंजरी में भी एबनॉर्मल हो सकते हैं कार्डियक एंजाइम्स वगैरह। और इसके बाद कार्डियक मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री लगाना है पेशेंट को, O2 वगैरह कम तो नहीं पड़ गई है, और CT स्कैनिंग करनी है। और एओर्टोग्राफी, एओर्टा के अंदर एक स्मॉल कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और एओर्टा यदि क्लोज तो नहीं हो गया है, ब्लॉकेज तो नहीं है, एओर्टा के अंदर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, एओर्टा नैरो तो नहीं हो गया कंप्रेशन से, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी इस एओर्टोग्राफी के अंदर पता चलेगा। इसके बाद पल्मोनरी एंजियोग्राफी। आप ये मत सोचो कि ये सारी टेस्ट एक पेशेंट के अंदर करेंगे, क्या ऐसी जरूरी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसे क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या जांचें पहले करनी है और बाकी की ज़रूरत है या नहीं। ये सब पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंडेड है, राइट। सारे पेशेंट को सारी जाँचें करनी जरूरी नहीं है। इसके बाद है चेस्ट इंजरी ट्रीटमेंट, ठीक है। चेस्ट इंजरी का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। पेशेंट को रेस्ट दो, कोल्ड कंप्रेशन दो, राइट। इंट्रावीनस फ्लूइड जो भी देना है, जैसे कि RL या रिंगल लेक्टेड या नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज, ठीक है। डॉक्टर्स ऑर्डर पे डिपेंड करता है क्या देना है, क्या चीज़ की कमी पड़ गई है, उसके अकॉर्डिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को, राइट, ताकि लंग फंक्शन वापस रिकवर हो। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दो, NSAID दो, जैसे कि पैरासीटामोल, इब्यूप्रोफेन वगैरह जो हैं वो NSAID आप दे सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद है नेक्रोटिक पेन मेडिकेशन। नेक्रोसिस यदि हो गया और उससे पेन हुआ है तो उसके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट है ब्लड की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। सर्जिकल रिपेयरमेंट की ज़रूरत है तो सर्जरी करनी है, राइट। यदि कोई चीज़ रप्चर हो गई है, बोन फ्रैक्चर, रीप फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं तो सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और लास्ट में है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के इस तरह से ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमेन्स दैट चेस्ट इंजरी शुड बी रिमूव्ड, राइट। ये सारे ऑब्जेक्ट जो भी है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आप इजीली समझ सकते हो। तो ये सब हो गया चेस्ट इंजरी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, और इन्हीं नोट्स को पढ़ना है, इन्हीं को याद रखना है, राइट। और जो लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट है उसको देखकर, और मैंने जो लिंक प्रोवाइड करी थी उसको देखकर NCP ऑन द चेस्ट इंजरी आपको बनाना है, NCP ऑन चेस्ट इंजरी, राइट। और ये आपको असाइनमेंट फॉर्म में बनाना है, A4 साइज पे बनाना है, जो फाइल में प्रैक्टिकल मेडिकल प्रैक्टिकल फाइल में अटैच करने के लिए आपको हेल्प होगी। और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आप इसको पढ़ सकते हो, उसमें भी आपके काम आएगी। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। इन वीडियो को रिवाइज करना है, कोई डाउट है तो फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पर डायरेक्ट आप फ़ोन करें और जल्दी से जल्दी वीडियो देखें। और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये क्लासेस और ये टॉपिक्स वापस रिपीट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब जो भी टीचर हैं वो आप इन वीडियोस के माध्यम से ही सीख सकते हो। यदि आप इतनी चीज़ें बेसिक यदि आपने सीख ली हैं, इसके बाद आपको इसके अंदर डिटेल जानने की इच्छा है तो मैं उपस्थित हूँ आपके सामने इसी नंबर पे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।